भारत का संवैधानिक विकास। किसी भी देश के संविधान की रचना महज एक दिन की उपज नहीं होती, बल्कि संविधान एक सतत विकास का परिणाम होता है। लिहाजा भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1599 ईसा से शुरू होता है और उसी समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईसा में हुई। महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया, जिसे 1599 ईसा का चार्टर कहा जाता है। इस राजलेख द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंपा गया और कंपनी की तमाम शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। (1726) के राजलेख द्वारा कलकत्ते, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। 1726 के राजलेख द्वारा 1726 के चार्टर के द्वारा भारत स्थित कंपनी को नियम, उपनियम और अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बहरहाल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के ध्येय से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, जिसका प्रमुख एक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्व था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2005। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। संपूर्ण बंगाल अर्थात कलकत्ते प्रेसिडेंसी का प्रशासन और सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी। बंगाल की गवर्नर जनरल की परिषद में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्णायक मताधिकार था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS 2006। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ते के फोर्ट विलियम उर्फ कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इल्जा इम्पे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2007। लिहाजा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली दफा ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया, जो कि अपूर्ण था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया।
न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS 2007। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद को फोर्ट विलियम बस्ती के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए भी शक्ति प्राप्त थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए, विसंगतियों को दूर करने के लिए। इस एक्ट के तहत कलकत्ता गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया। बहरहाल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई हो। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर तमाम सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल सदस्य। इस तरह कुल नियंत्रण बोर्ड में 6 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। पिट्स एक्ट के अनुसार बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पूर्ण अधीन कर दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद में केंद्रित। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS 2005। इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। पिट्स अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस पिट्स इंडिया एक्ट से कार्यकारी पार्षदों की संख्या 3 रह गई, जिनमें मुख्य सेनापति एक था। पिट के एक्ट ने प्रावधान किया कि भविष्य में केवल प्रसंविधाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य नियुक्त होंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2007। बार्क ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था
कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा तथा दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। बहरहाल 1786 का अधिनियम। पिट ने 1786 में अधिनियम पारित करवाया जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। 1786 के अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में अंतर्निहित कर दी गई। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2005। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था तथा उसे लागू भी कर सकता था। बहरहाल 1793 का चार्टर एक्ट। ईसा में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल का बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के एसेनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। इन तमाम सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलता था जो 1919 तक जारी रहा। बहरहाल 1813 का चार्टर अधिनियम। समकालीन यद्भाव्यम के सिद्धांत और अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि कंपनी के चीन तथा चाय के व्यापार उसके चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। 1813 के इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ही नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया अपितु उसका विस्तार भी किया गया। के चार्टर के तहत ही 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। यह भारत संबंधी अंग्रेजी घोषणा में अपना एक अलग महत्व रखता है। 1813 के एक्ट ने कंपनी के क्षेत्रों पर सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। कंपनी क्षेत्रों पर सम्राट की प्रभुसत्ता 1813 के एक्ट ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006। भारत के संवैधानिक विकास में 1833 का चार्टर एक्ट। के चार्टर अधिनियम पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन और लेसेज फेयर
सिद्धांत की छाप थी। नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकाले तथा बेनथम के शिष्य जेम्स मील का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दान दिया और उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम किया। 1833 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर सपरिषद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य का नियंत्रण, अधीक्षण, निरीक्षण और निर्देशन सौंपा गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रशासन का केंद्रीयकरण। भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन आईएएस एग्जाम 2002 एंड 7 भारत में दासता अवैध घोषित। सभी कर सपरिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जा सकते थे। इस प्रकार प्रशासन और वित्त की तमाम शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी परिषद में केंद्रित हो गई। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य बतौर चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कानूनी सदस्य सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परिषद में सम्मिलित किया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने के अधिकार प्राप्त थे। अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने के अधिकार वापस ले लिए जो 1726 के राजपत्र द्वारा उन्हें प्राप्त थे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन आईएएस एग्जाम 2006। भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन। 1833 चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार और चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को भी अब समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को ही विधि कमिश्नर आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। फर्स्ट विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। बहरहाल चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम एक्ट 1853 का चार्टर अधिनियम।
1853 के चार्टर ने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना 1853 के एक्ट से। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य। अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ते सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। (1853) के अधिनियम द्वारा विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद का कार्य गोपनीय नहीं, सार्वजनिक प्रकृति का था। प्रादेशिक स्तरों के काउंसलरों अर्थात पार्षदों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति आवश्यक। Frequently asked the fact in IAS exam 2006। 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। (1853) के चार्टर अधिनियम ने कंपनी डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। बहरहाल गृह सरकार की स्थापना करने वाला 1858 का भारत सरकार अधिनियम कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। 1858 के एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। भारत का प्रशासन अब साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद अर्थात काउंसिल को सौंप दिया, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड दोनों बोर्डों की संयुक्त शक्तियां मिल गई। इस तरह से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 सदस्यीय परिषद में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा और 7 की डायरेक्टर्स के बोर्ड द्वारा होनी थी।
1858 के भारत सरकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों। परिषद की भूमिका महज परामर्शदाता की थी और प्राय बहुत से मामलों में राज्य सचिव का निर्णय ही अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था 1858 के एक्ट से। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देनी पड़ती थी। भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट विकास निगम। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह उत्तरदायी भी ब्रिटिश संसद के प्रति होता था। 1858 के अधिनियम से कन्वेंटेड सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने सिविल सर्विस कमिश्नर की सहायता से नियमों की उत्पत्ति की। बहरहाल 1861 का भारत परिषद अधिनियम विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, वायसराय की वीटो पावर और विधान परिषद में भारतीयों का न के बराबर प्रतिनिधित्व आदि कारणों ने 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने उक्त कमियों को दूर करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। सन 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो कि एक विधि वेता का पद था। 1861 वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की 1861 के एक्ट से। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम की नींव डाली। इस व्यवस्था अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित। इनको वायसराय मनोनीत करेगा और इनकी अवधि 2 वर्ष तक के लिए रखी गई। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी। सदस्यों को प्रशासन अथवा वित्त संबंधी प्रश्नों को पूछने का कोई अधिकार नहीं था।
वायसराय को संकटकालीन समय में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त थी। इन अध्यादेशों की क्रियाशीलता को केवल 6 मास के लिए निर्धारित किया गया। वायसराय को विधान परिषद द्वारा पारित विधियों को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकती थी। वीटो करने की शक्ति। (1861) के इंडिया काउंसिल एक्ट के अनुसार बंबई या मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कानून और उनमें संशोधन का अधिकार दे दिया गया। तथापि इनकी वैधता वायसराय की अनुमति पर ही निर्भर थी। इस 1861 के इंडिया काउंसिल अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार हासिल हुआ। 1861 के एक्ट के तहत बहरहाल 1892 का भारत परिषद अधिनियम। (1857) की राज्य क्रांति के फलस्वरूप भारतीयों में पनपी राष्ट्रीयता, 1885 में कांग्रेस स्थापना तथा इल्बर्ट बिल विवाद आदि घटनाओं ने 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को विवश किया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित की गई। प्रांतों में 8 से 20 के बीच। वायसराय को सदस्यों के नामांकन का अधिकार सुरक्षित रखा गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1892 के अधिनियम के तहत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006 बजट पर बहस और प्रश्न पूछना। प्रांतीय विधान मंडलों को बंबई और मद्रास में 1892 के एक्ट द्वारा न्यूनतम 8 अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा दिया गया। इन सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यह केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान मंडलों के लिए व्यवस्था थी। परंतु यदि प्रश्न आवश्यक समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से प्रशासन मना कर सकता था। इस एक्ट की त्रुटि एक्ट 1892 द्वारा पृथक बजट मदों पर मताधिकार नहीं था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006 पृथक बजट मदों पर मताधिकार नहीं था। 1892 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत। केंद्रीय विधान मंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के विधान मंडलों के गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे तथा अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को
मनोनीत की ही संज्ञा दी जाती थी। (1892) के इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली को तो स्वीकार किया गया था, परंतु सुस्पष्ट ढंग से नहीं। विधान मंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस तरह कतिपय कमियां, विसंगतियां रह गई थी। चुनाव विधि भी संतोषजनक नहीं थी। सिद्धांत रूप में हम केवल यही कह सकते हैं कि 1892 का अधिनियम अखिल भारतीय कांग्रेस की मांगों से काफी कम था, फिर भी एक सकारात्मक प्रयास था। बहरहाल 1909 का मार्लेमेंटो सुधार या भारत परिषद एक्ट नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारतीय वायसराय नियुक्त किए गए और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। मार्ले भारत सचिव उदारवादी विचारों के व्यक्ति और भारतीय प्रशासन में सुधारों के तरफदार थे तथा भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत सेक्रेटरी मार्ले के विचारों से सहमत थे। इसलिए इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। एस.पी. सिन्हा को गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सदस्य के रूप में जगह दी गई। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2006। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिनमें 37 शासकीय सदस्य और 32 गैर शासकीय वर्ग के थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और 5 नामजद। निर्णायक मंडल को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य निर्वाचक वर्ग, वर्गीय निर्वाचक वर्ग और विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। (1909) के मार्लेमेंटो अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। बंगाल, मद्रास और बंबई की कार्यकारिणी की सदस्य संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। उपराज्यपालों को भी अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई। परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों, कानून के सामने निर्णय के लिए आए प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं थी। (1909) के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना। इस मार्लेमेंटो अधिनियम के बारे में K.M. मुंशी के अनुसार इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। भारत सरकार को राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक उम्मीदवारों को अनुमति न देने का सामान्य अधिकार प्रदान किया गया।
frequently asked the fact in IAS exam 2005. लॉर्ड मिंटो ने पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडल स्थापित करके लॉर्ड मोरले को लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। 1909 के अधिनियम के द्वारा स्थापित चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट तथा जनप्रतिनिधित्व की विरुद्ध पहली बार स्थापित चुनाव प्रणाली। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2005। 1909 के अधिनियम में मताधिकार के संबंध में हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। मुस्लिम मतदाता के लिए आय अर्हता कम थी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन IAS एग्जाम 2005। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। इसलिए गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत महज दिखावा था। 1909 के अधिनियम के बारे में मजूमदार टिप्पणी करते हुए कहते हैं, 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। मजूमदार 1909 के अधिनियम पर मैकडोनल्ड के शब्द, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। 1909 तक भारत के संवैधानिक विकास में बहरहाल मुझे सुभाष चौधरी को अनुमति दीजिए। बहरहाल